नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बहुत विस्तार से खोलता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन से चैप्टर खुलेंगे। काले कपड़े वाले प्रदर्शन के सफेद झूठ का चैप्टर खोलने वाला हूं। वो नए सबूत जो गांधी परिवार से और सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई पर राहुल प्रियंका के प्रदर्शन का पोल खोल चैप्टर भी है। महंगाई पर विपक्ष के दावों का फैक्ट चेक भी करेंगे आज लाइव। ऑनलाइन फ्रॉड वाले भयंकर खतरे का चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करेंगे ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो जल्दी से। और उसके बाद आज जो प्रदर्शन हुआ महंगाई को लेकर या फिर ईडी के बढ़ते दबाव को लेकर, उसका चैप्टर। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। कोलकाता कोर्ट ने 14 दिनों के लिए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत के दौरान कोर्ट ने ईडी को जेल में जाकर पूछताछ की इजाजत भी दे दी है। इस बीच कोर्ट में ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा बताया है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि अर्पिता पर जेल में हमला हो सकता है। जेल में अर्पिता के खाने पीने की जांच हो और उन्हें 4 से ज्यादा कैदियों के साथ न रखा जाए। ये ईडी कह रही है, उन्हें डर है कि अर्पिता को कहीं कोई जान का खतरा ना हो जाए। वहीं पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की कस्टडी बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। ईडी को जेल में जाकर पूछताछ की अनुमति दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बकाया जीएसटी का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने मनरेगा, पीएम आवास और ग्रामीण सड़क योजना के लिए फंड जल्दी रिलीज करने की मांग की। ममता बनर्जी 4 दिनों के दौरे पर दिल्ली आई हैं। वो रविवार को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिली। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ममता बनर्जी की उनसे यह पहली मुलाकात थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भोपाल के बाढ़ गंगा इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसे पर ताला लगा दिया। एक कमरे में चल रहे इस मदरसे का 7 जून 2013 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसे मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी। भोपाल में कुल 447 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसमें से अभी 45 मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब बिजली का बिल कम आएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं, जिसमें सरकार ने 7 रुपए के स्लैब को वापस ले लिया है। अब शहरों में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करने पर अधिकतम 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। 0 से 150 यूनिट बिजली उपयोग करते हैं तो 5.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 100 यूनिट तक 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट होगी दर और 101 से 151 तक 3 रुपए 85 पैसे की दर से कीमत चुकानी पड़ेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण कहा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त को ही राम जन्मभूमि के शिलान्यास को किया था और कांग्रेस आज के दिन काले कपड़े में प्रदर्शन कर यह संदेश देना चाहती है कि वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करती है। आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका के साथ होने वाली कई मुद्दों पर बातचीत को रद्द कर दिया है। उधर ताइवान ने कहा है कि चीन ने सालों से मौजूद बफर जोन का उल्लंघन करके अपने 68 लड़ाकू विमान और 13 वॉरशिप ताइवान को डराने के लिए भेजे। जवाबी कार्रवाई में ताइवान ने चीन के 49 लड़ाकू विमानों को भगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास यानी व्हाइट हाउस के ऊपर बिजली कड़कने से 4 लोग घायल हो गए। गुरुवार शाम को व्हाइट हाउस के ऊपर जोरदार बिजली कड़की, जिससे व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के बाहर लाफायेट पार्क में 4 लोग घायल हो गए।
उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद फौरन इमरजेंसी सर्विस के लोग पार्क में पहुंचे। व्हाइट हाउस की जांच के लिए लगभग 1 घंटे तक लाफायेट पार्क को बंद किया गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज कुश्ती में भारत के 4 मेडल पक्के हो गए। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। 57 किलो वर्ग में अंशु मलिक भी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। 86 किलो वर्ग में दीपक पुनिया भी फाइनल में पहुंच गए हैं। कॉमनवेल्थ खेल में भारत अब तक 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें काले कपड़े वाले प्रदर्शन के सफेद झूठ का चैप्टर। आज गांधी परिवार काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतर गया और कांग्रेस पार्टी के नेता भी उतर गए। सोनिया गांधी ने सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने संसद और सड़क पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका वाड्रा भी पार्टी दफ्तर से मोर्चा संभालती हुई नजर आई और नेताओं के साथ सड़क पर उतर गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रोका तो वो बैरिकेड पर चढ़ गई। पुलिस ने फिर रोका तो सड़क पर बैठ गई। दिल्ली पुलिस ने हाथ पैर पकड़कर उठा दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया, ये वो कह रहे हैं, लेकिन आरोप यह लग रहा है कि महंगाई तो सिर्फ बहाना है। कांग्रेस के हल्ला बोल की असली वजह ईडी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की अब तक की जांच में नए खुलासे भी हुए हैं। नए खुलासों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि सोनिया और राहुल से पूछताछ का चैप्टर फिर से खुल सकता है। मतलब सोनिया और राहुल गांधी से फिर ईडी पूछताछ कर सकती है, यह बातें कही जा रही हैं। पहले आज आपको ईडी की जांच के बारे में बताता हूं, फिर महंगाई पर कांग्रेस के सियासी ड्रामे का चैप्टर भी खोलूंगा आगे। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अब तक जो पूछताछ की है, अब तक जो छापेमारी की है, उसमें ईडी को कई नई जानकारियां मिली। ईडी को इस मामले में हवाला लेन देन का कनेक्शन मिला है, यह कहा जा रहा है। ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को हवाला के जरिए भी रकम मिली। इसमें कई फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन किया गया। इनमें से 5 से 6 कंपनियां ईडी की रडार पर भी हैं, यह भी सोर्सेज कह रहे हैं। रेड के दौरान ईडी को यह भी सबूत मिले हैं कि मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए नेशनल हेराल्ड केस में लेन देन हुआ। ईडी उन सभी लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए एजेएल को पैसे भेजे थे। छापेमारी में ईडी को जो नए सबूत मिले हैं, उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कहा जा रहा है। ईडी एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की जांच कर सकती है। उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और कुछ लोगों का तर्क यह है कि हो सकता है सोनिया गांधी राहुल गांधी से फिर पूछताछ हो, इसलिए पहले ही यह माहौल बना दिया जा रहा है कि देखो हम जनता की आवाज बन रहे थे, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए हमको प्रताड़ित करने के लिए ईडी हमारे पीछे लगाई और हमसे फिर पूछताछ कर रहा है। लेकिन वो है या नहीं वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्यों इनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह आपको बता दूं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अब तक कांग्रेस के 4 अहम नेताओं से पूछताछ की। इसमें सोनिया गांधी का नाम है जिनसे पूछताछ हुई, आपको पता है। राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो गई है और पवन बंसल का भी नाम। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सभी ने पूछताछ में वित्तीय लेन देन की जानकारी होने की बात से पल्ला झाड़ लिया कि हमको कुछ नहीं पता। सूत्र कह रहे हैं कि सभी ने मोतीलाल वोरा का नाम ले लिया, जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो चुका है, कि सब मोतीलाल वोरा को पता था। अब मोतीलाल वोरा से तो पूछ सकते नहीं, तो सबने कह दिया, सोर्सेज कह रहे हैं ईडी के, कि मोतीलाल वोरा से पूछो जाके। और मोतीलाल वोरा जा चुके हैं ऊपर। पूछताछ में सभी ने यह कह दिया था कि वित्तीय लेन देन के फैसले मोतीलाल वोरा करते थे। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी कांग्रेस नेताओं के उस दावे से सहमत नहीं है कि एजेएल और यंग इंडियन के संबंध में सभी वित्तीय फैसले दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा ने लिए थे। ईडी के सामने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया या ऐसा कोई सबूत अब तक ईडी को दिया नहीं गया या मिला नहीं जो यह स्थापित कर सके कि मोतीलाल वोरा ही सारे वित्तीय फैसले लेते थे। ईडी का शक है कि इस बात से भी बढ़ रहा है ईडी का शक कि जिन बैठकों में वित्तीय फैसले लिए गए, उन बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग कोई जानकारी नहीं दी गई। ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस बयान से भी सहमत नहीं है कि राहुल सोनिया को यंग इंडियन से जुड़े लेन देन से वित्तीय फायदा नहीं होता था।
तो मिनट्स ऑफ मीटिंग की भी जानकारी नहीं मिली। क्या होता है जब कोई मीटिंग होती है और उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये चर्चा हुई, ये पॉइंट्स हुए। अब ईडी कह रही है कि कुछ तो चर्चा हुई होगी। मोतीलाल वोरा पे आप कह रहे हो कि सब उन्होंने ही कर दिया, तो मोतीलाल वोरा से अगर आप कह रहे हो कि सब वो कर रहे थे, तो कुछ तो मीटिंग होती होगी, चर्चा होती है, उसका डिटेल तो दो, वो भी नहीं दे पा रहे। थोड़ा सा आपको मोतीलाल वोरा के बारे में भी बता देता हूं, जिनके ऊपर सब डाल दिया गया कि सब उन्हीं को पता था, सब वही करते थे। क्यों उनका नाम नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेता ले रहे हैं? दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार 2008 में भारी कर्ज की वजह से बंद हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करने के लिए नेशनल हेराल्ड छापने वाली जो कंपनी थी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, उसको पार्टी फंड से 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। यानी कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा, वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे उस वक्त, और जिस एजेएल को लोन दिया गया उस एजेएल के चेयरमैन थे मोतीलाल वोरा। बाद में इस लोन की रिकवरी का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन नाम की उस कंपनी को दे दिया गया, जिसमें मोतीलाल वोरा 12% के हिस्सेदार थे। यंग इंडियन कंपनी 2010 में बनाई गई थी और इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। लेकिन कहा जा रहा है कि सब पता मोतीलाल वोरा को है या था, और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की 12% की हिस्सेदारी थी, लेकिन सब कुछ करते मोतीलाल वोरा थे। ये ईडी के सोर्सेज कह रहे हैं कि यही बताया गया है पूछताछ में कि सब मोतीलाल वोरा को पता था, और मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में है नहीं। यंग इंडियन के दिए गए 50 लाख रुपए के बदले एजेएल के 9 करोड़ शेयर, जिनकी वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर थी, वो 2011 में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। यहां दिलचस्प बात यह है कि इस लेनदेन के हर स्तर पर कॉमन फैक्टर मोतीलाल वोरा थे। वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, वो एजेएल के चेयरमैन भी थे, वो इंडियन में हिस्सेदार भी थे। मतलब अगर आप आज की डेट में इस पूरे सिस्टम को समझें, अगर आपको यह सरल तरीके से समझाऊं कि मोतीलाल वोरा जो कि कौन थे? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। अब चूंकि जो ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं कि सब कह दिया गया कि सब मोतीलाल वोरा ही वित्तीय लेन देन करते थे, उनको ही सब पता था, तो इस लॉजिक से चलिएगा। अगर उस लॉजिक से जो ईडी को जवाब में कहा गया, तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दिया। क्यों भाई? क्योंकि मोतीलाल वोरा एजेएल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड इसके चेयरमैन थे। तो भाई अगर आपने एजेएल को लोन दिया तो वो तो एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा, और कोषाध्यक्ष जिसने लोन दिया, कहा जा रहा कि सब उन्हीं को पता था, तो वो भी मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दे दिया। मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दिया, और एक और मोतीलाल वोरा है, उनको भी जरा ले आता हूं। एक मोतीलाल वोरा इसमें और है, तीनों हैं एक ही। ये कौन है भाई? ये यंग इंडियन जो कंपनी बनाई गई 2010 में, उसमें हिस्सेदार थे, और बाकी दो लोग जो हिस्सेदार थे वो कौन थे? तीन लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस। तो अब ये कहानी देखिए, जो कहा जा रहा है कि सब मोतीलाल वोरा ने किया, जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनको ही सब पता है, तो उस लॉजिक से चलिएगा तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा को लोन दिया। एजेएल के मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा को लोन नहीं चुका पाए, तो ये मोतीलाल वोरा ने इन मोतीलाल वोरा से कहा कि मेरा लोन लौटाओ, वो नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में इन मोतीलाल वोरा ने इन यंग इंडियन वाले मोतीलाल वोरा से बोला कि तुम ये वाले मोतीलाल वोरा जो कि एजेएल के चेयरमैन है, उनसे मेरा पैसा लौटवाओ। यंग इंडियन के मोतीलाल वोरा ने एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा से कहा कि तुम पैसा लौटाओ, वो नहीं लौटा पाए। तो ये एजेएल वाले मोतीलाल वोरा ने यंग इंडियन वाले मोतीलाल वोरा को 50 लाख, ये कांग्रेस वाले, ये यंग इंडियन वाले मोतीलाल वोरा ने, इतना ही कंफ्यूजिंग है, इन्होंने कांग्रेस वाले मोतीलाल वोरा को 50 लाख रुपए दे दिए कि ये रखो, तुम्हारे 90 करोड़ के लोन के बदले 50 लाख रुपए रखो। अच्छा माफ कीजिएगा, ये मोतीलाल वोरा ने एजेएल को 50 लाख रुपए दिए और इसकी रिकवरी का अधिकार जो है वो ले लिया, और 90 करोड़ की सारी जो संपत्ति है वो इनके पास आ गई। तो सारा खेल मोतीलाल वोरा से मोतीलाल वोरा, मोतीलाल वोरा से मोतीलाल वोरा के बीच घूमता रह गया। ये
दिमाग का जो तार है आपका हिल जाएगा, फट जाएगा। इतना सब मोतीलाल वोरा में ये लोग घुमा के छोड़ दिए। सब मोतीलाल वोरा को पता है और किसी को कुछ नहीं पता है। कांग्रेस को इस बात से भी दिक्कत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने पूछताछ के लिए क्यों बुलाया, वो भी उस वक्त जब संसद सत्र चल रहा है और खड़गे राज्यसभा के में विपक्ष के नेता है। अब इसमें एक बात तो आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने क्लियर कर दी कि सांसदों को सिविल मामले में कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन आपराधिक मामले में विशेषाधिकार नहीं है। जांच एजेंसियां अगर किसी सदस्य को पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो उन्हें जाना चाहिए, न जाने के लिए सदन चलने का कारण बनाना ठीक नहीं है। ईडी सूत्रों का कहना है कि खड़गे को पूछताछ के लिए इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि, अब यह भी कमाल की बात सुनिए, ईडी कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए बुलाए क्योंकि यंग इंडियन में सिर्फ खड़गे इकलौते कर्मचारी हैं। ऐसी कंपनी बनाई कि 38% वाले शेयर वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कुछ नहीं पता और 12% के शेयर वाले मोतीलाल वोरा को सब पता है। और उस पूरी कंपनी में ईडी कह रही है कि एक ही इंप्लॉई है। यंग इंडियन में 80 साल के खड़गे यंग इंडियन में इंप्लॉई हैं। तो उनसे कहा क्या हो, तुमसे भी पूछें जरा। तो पूछताछ के लिए बुलाना पड़ा। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे पूछताछ हुई। आज जब महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला तो खड़गे काले कपड़े और काला साफा बांधे संसद में आए। कांग्रेस का कहना है कि खड़गे इतने बुजुर्ग नेता हैं, उन्हें ऐसे बुलाकर ईडी को पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा भाई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी कहे तो वो प्रदर्शन में जा सकते हैं, जहां उनको खड़ा रहना होगा, प्रदर्शन करना होगा, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ईडी के सामने बैठकर सवाल देने का जवाब देने में इनकी उम्र आड़े आ जाती है। और उम्र का हवाला ही देकर और बीमारी का हवाला देकर सोनिया गांधी से भी पूछताछ का विरोध किया गया था। अगर उम्र को ही आधार बनाया जाए तो बहुत सारे नेताओं को तो जेल में भी नहीं होना चाहिए, ना किसी से पूछताछ करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के, ईडी ने पूछताछ कर ली। राहुल गांधी की उम्र 52 साल है, उनसे कहते हैं इनसे क्यों पूछताछ कर लिया? अरे भाई, उनकी तो 52 साल है, फिर उनसे भी ना पूछताछ करें। फिर सोनिया गांधी की उम्र, उनकी उम्र 75 साल है, कहते हैं उनसे क्यों पूछताछ कर ली? अरे भाई, लालू यादव 74 साल उम्र है उनकी, चारा घोटाले मामले में वो जेल गए, बहुत तबीयत खराब हुई, एम्स बार बार जाना पड़ता है, अभी जमानत पर है। तो क्या करें, लालू यादव को छोड़ दें कि 74 साल की उम्र हो गई, इनको जेल में नहीं रखना चाहिए? या ओम प्रकाश चौटाला 87 साल की उनकी उम्र है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर हैं, तो चौटाला साहब को भी छोड़ दीजिए। अब 87 साल हो गए, इनको क्या सजा दें? और जेल के अंदर जितने 60 साल 65 साल से ऊपर हैं सबको छोड़ दीजिए, फिर उम्र की ही बात है तो। और नियम ले आइए कि इतने उम्र के लोगों से ईडी पूछताछ नहीं करेगी, सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। गजब लॉजिक चल रहा है भाई। जब कांग्रेस के उस सियासी ड्रामे की क्लास लगाता हूं, अब ये तो ईडी की जांच में क्या क्या नया है वो सब बता दिया। अब जरा जो सियासी ड्रामा आज हुआ उसकी बात करता हूं, और ये महंगाई को लेकर था। क्यों इसको सियासी ड्रामा कह रहा हूं अभी आगे आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा। कांग्रेस ने आज महंगाई के विरोध में मार्च किया, जगह जगह धरना दिया कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, पुलिस से धक्का मुक्की कर ली। लेकिन महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किसी दिखावे से कम नहीं था, और ये ईडी की कार्रवाई से निकला हुआ गुस्सा ही नजर आया। क्योंकि अगर महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करना होता तो कांग्रेस के पास इसके पहले भी कई मौके थे, लेकिन कांग्रेस ने इस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से इस बार प्रदर्शन किया गया, जब नेशनल हेराल्ड केस में जांच एजेंसियों के हाथ सीधे गांधी परिवार तक पहुंचने लगे, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छानबीन होने लगी, कहा जाने लगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तब ऐसे निकल गए सड़क पर जैसे इस देश में महंगाई जो है वो 50% पर पहुंच गई हो, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सबको बहुत चिंता। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जरा इसको सुनिए। आपके सामने आंकड़े रखता हूं। महंगाई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको कहते हैं, फरवरी में महंगाई की जो दर थी वो थी 6.07%। मार्च में थी 6.95%, मतलब 7% के आसपास थी। आपने मार्च में राहुल गांधी को सड़क पर उतरते देखा था प्रदर्शन करते? अगर इतनी चिंता थी कि भाई आज भी 7% पे है
और उस वक्त भी ऑलमोस्ट 7% पे थी। तो अभी 7% पर पूरी कांग्रेस पार्टी काले कपड़े पहनकर उतर आई सड़क पर, और मार्च में 7% पर कहां थे किसी को पता नहीं। कोई छुट्टी मना रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, कोई कहीं कुछ कर रहा था, तब 7% पे छाती नहीं पीट रहे थे। अच्छा, अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर कहां पहुंचा आपको पता है? 7.79% पर। यह 8 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है उसका सबसे ज्यादा आंकड़ा था महंगाई का। यूपीए के जमाने में हालांकि डबल डिजिट में जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में चूंकि इतना कंट्रोल में रहता था तो यह ऑलमोस्ट 8% के करीब गया। तो यह हाईएस्ट था 8 साल में। तब भी कांग्रेस पार्टी काले कपड़े पहनकर नहीं उतरी। अप्रैल में सब गायब थे। फिर आया मई का महीना। मई में यह गिर गया, 7.04% पर आ गया। तो जब 8% पे था तब सब गायब थे। अब जब 8% से गिरकर 7% पर आ गया और कहा जाने लगा कि और नीचे जाएगा, तब काले कपड़े पहनकर बाहर चले आए। अरे जून में देखिए और गिर गया। जून में गिर के 7.01% हो गई महंगाई की दर। तो जब महंगाई की दर नीचे जा रही है तो कांग्रेस पार्टी का पारा ऊपर जा रहा है। तो पब्लिक पूछेगी ना भाई कि जब महंगाई 8 साल के चरम पर गई तब तुम गायब थे, अब महंगाई नीचे आ रही है तो तुम काला कपड़ा पहन के प्रकट हुए हो। तो चिंता किस बात की है? मेरी महंगाई की या फिर ईडी की गर्मी की जो महसूस हो रही है? इसी तरह से अगर एक और उदाहरण ले भाई, एक तो महंगाई को लेकर ये कितना सीरियस थे वो बता दिया। अब जरा आप देखिए महंगाई को लेकर सीरियसनेस का एग्जाम्पल नंबर 2, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की बात करता हूं। आपको याद है भाई, जनता की महंगाई को लेकर ये लोग बहुत परेशान है। ये आपको महंगाई दर बता दी। अब पेट्रोल की और डीजल की कीमत देखिए, ठीक है? 3 नवंबर की तारीख थी, 3 नवंबर 2021। ये वो तारीख थी पिछले साल जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई और पेट्रोल पे 5 रुपया घटा दिया, 5 रुपीस, और डीजल पर केंद्र ने 10 रुपया घटा दिया, सीधा नीचे कर दिया। यह पिछले साल की बात है और फिर बीच में भी अभी घटाया। लेकिन जो लोग महंगाई पर छाती पीट रहे हैं उन्होंने इसके 6 महीने तक वैट तक कम नहीं किया। और जिन लोगों ने वैट कम नहीं किया, वैट नहीं घटाया था, कितने दिन? 6 महीने नहीं घटाया। उन 6 महीने वैट न घटाने वाले राज्यों में कौन थे? वो महाराष्ट्र जहां कांग्रेस की सरकार थी शिवसेना के साथ मिलकर, वो बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार है और विपक्ष का एक और बड़ा चेहरा है वो, उन्होंने भी नहीं घटाया था। इसके अलावा तेलंगाना ने 6 महीने वैट नहीं घटाया। इतनी इनको चिंता थी आपकी कि केंद्र ने एक्साइज घटा दी लेकिन इन्होंने अपना वैट नहीं घटाया। आंध्र प्रदेश, एक और राज्य, 6 महीना वैट नहीं घटाया। इसके अलावा केरल, लेफ्ट की सरकार है केरल के अंदर, बहुत चिंता रहती है इनको लोगों के महंगाई को लेकर, लेकिन अपना वैट नहीं घटाया। झारखंड, इन्होंने भी, यहां भी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है लेकिन वैट नहीं घटाया। तमिलनाडु, यहां भी कांग्रेस जो है वो सहयोगी है, उसने भी वैट नहीं घटाया। तो जिन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी घटने के, भर के एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद 6 महीने वैट नहीं घटाया, वो आज काले कपड़े पहनकर सड़क पर निकले हैं कि उनको महंगाई की चिंता हो रही है जब महंगाई दर गिर रही है। और हालत तो यह हो गई थी कि खुद पीएम को बोलना पड़ा कि ये राज्य अपने यहां वैट कम करें। इसके बाद केंद्र ने दूसरी बार मई में पेट्रोल पर 8 रुपया और डीजल पर 6 रुपया घटा दिया। तब जाकर कुछ राज्यों ने अपने यहां वैट घटाया, कुछ ने तो अभी भी नहीं घटाया। तो यह है महंगाई को लेकर इनका सीरियसनेस। और इसलिए कह रहा हूं, जीएसटी चिल्ला रहे, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सब चुप थे, अब बाहर आकर महंगाई कर रहे हैं। आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी और संस्थाओं पर तो सवाल उठाए ही, और इसके बहाने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की।
उन्होंने कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था और अगर उनके हाथ में पूरा सिस्टम दे दिया जाए तो वो भी बता देंगे कि कैसे चुनाव जीता जाता है। सुनिए एक बार क्या बोले। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। मुझे ना एक अफसोस होता है, पॉलिटिक्स है, विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए, एक तो नीयत में डाउट करने लायक वजह मत छोड़िए, लेकिन उससे बड़ा अफसोस मुझे इस बात पर होता है कि ये लोग देश के हर एक सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देते हैं क्योंकि इनके नैरेटिव के हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती। मैं चाहता हूं राहुल गांधी की वो बाइट जरा विजुअल में डालिए। वो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उस बाइट में कि अगर पूरा सिस्टम मेरे हाथ में दे दिया जाए तो मैं जो है कोई भी चुनाव जीत जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि सारा सिस्टम जो है वो लग के नरेंद्र मोदी को चुनाव जिता दे रहा है, बीजेपी को चुनाव जिता दे रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए, राहुल गांधी के बगल में एक आदमी बैठे हुए हैं। ये भाई साहब हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि सिस्टम मेरे हाथ में दे दोगे, पूरा का पूरा सिस्टम, तो देखो मैं कैसे चुनाव जीत कर बताता हूं। और ये भाई साहब मुंह हिला रहे हैं। ये पलट कर ये नहीं कह रहे कि जब हमारे पास अगर सिस्टम नहीं है सर, तो मैं राजस्थान में कैसे जीत गया, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे हूं अगर ये पूरा देश जो है वो हाईजैक किए हुए सिस्टम से चल रहा है। वो मुंह हिला रहे हैं कि राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, हिटलर ने सब सिस्टम हाईजैक करके जीत लिया है। ये इस देश में चलता है बॉस, देखिए ये। लेकिन मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं, सिर्फ चेहरे के भाव से चीजें नहीं पता चलेंगी, आंकड़ों से भी देखिए। भाई 2014 में तो आप ही सरकार में थे ना, 2014 के पहले, मई के पहले, तब तो सिस्टम आपके पास था, 2014 जीत जाते, क्यों नहीं जीते? लेकिन मैं राज्यों की भी बात करता हूं। राहुल गांधी के तर्क पर जाएं तो चुनाव सिस्टम की मदद से जीते जाते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव जनादेश पाकर नहीं, सिस्टम की मदद से जीत लिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के बाद चुनाव वो भी जीते हैं। 2014 के बाद मैं आपको कांग्रेस के आंकड़े दिखाता हूं। 2014 के बाद यह है आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा कहता है कि वो 40 विधानसभा चुनाव हारी है, 40 विधानसभा चुनाव हारी है। अब उनके लॉजिक से चलिएगा तो सिस्टम नहीं था उनके कंट्रोल में, इसलिए हार गए। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी 11 विधानसभा चुनाव में जीती भी है। तो कोई पूछे राहुल गांधी से कि अगर सारा कुछ नरेंद्र मोदी, बीजेपी सिस्टम हाईजैक करके जीत ले रहे हैं, तो ये 11 राज्य जो हैं वो क्यों छोड़ दिए आपके लिए, क्यों छोड़ दिए? 2018 में वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस ने जीती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी बगल में बैठे थे ना, दिखाया था आपको। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कार्यकाल उन्होंने खत्म किया और जीते। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद वापसी की, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया, राजस्थान में सत्ता में वापसी की। तब जिसके पास सारा सिस्टम है उसने कहा कि एक काम करो, लो तुम भी थोड़ा रख लो। रेवड़ी बांट रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सिस्टम है इसलिए वो चुनाव जीत रही है। 2014 के बाद बीजेपी कितने चुनाव हारी है यह भी आपको बताता हूं, जरा देखिए। 2014 के बाद बीजेपी की हार देखिए, कहां कहां बीजेपी हारी है। 2015 में दिल्ली हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे। अब मुझे यह बताइए, जिसके पास पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ होगा वो केंद्र में सत्ता में रहेगा और दिल्ली कहेगा कि एक काम करो तुम रख लो, बिहार में कहेगा कि ठीक है हम हार जाते हैं। 2016 में बीजेपी बंगाल हारी, क्यों नहीं वहां पे जीती? अगर बंगाल उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था तो उसी वक्त जीत जाते, सिस्टम हाईजैक था, जीत जाते। 2017 में बीजेपी पंजाब हारी, अकालियों के साथ गठबंधन में थे, हार गए।
2018 में बीजेपी कहां कहां हारी? मध्य प्रदेश हारी, एमपी हारी, छत्तीसगढ़ हारी और राजस्थान हारी। तब 3 राज्य बीजेपी हार गई, तब ये हाईजैक किया हुआ सिस्टम गायब हो गया था। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और वहां पर जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनके साथ गठबंधन करके उनके साथ विधायक आ जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात जो है सुबह सुबह उठकर जो है शपथ ग्रहण कर लिया, नंबर नहीं हुआ, वापस चले गए, बीजेपी की सरकार गिर गई, फजीहत करा लिया, छीछा लेदर हो गया। तो जिस आदमी के पास, नरेंद्र मोदी के पास और जिस बीजेपी के पास पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है, उसको लगा मजा नहीं आ रहा, सब चुनाव जीत जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, महाराष्ट्र में ना हम बहुमत से पीछे रह जाते हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, फिर अजीत पवार के साथ खेल करेंगे और उसके बाद अपनी छीछा लेदर कराएंगे, इसमें थोड़ा मजा आएगा। कुछ भी बोलेंगे क्या इस देश के अंदर? 2020 में बीजेपी फिर दिल्ली हार गई, उसको लगा कि अभी दिल्ली में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा केजरीवाल जी को बढ़ने देते, दिल्ली हार जाते। और 2021 में बीजेपी कहां कहां हारी? बंगाल में। बंगाल में इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद अमित शाह का कि भाई हम ये होंगे उनकी 77 सीट आई, नहीं आई। तो अगर सिस्टम हाईजैक किए होते तो बंगाल में कर लेते। तमिलनाडु हारे, ठीक है वहां बड़ी पार्टी नहीं थे, लेकिन अगर सिस्टम हाईजैक रहेगा तो कुछ भी कर सकता है आदमी। केरल के अंदर हार गए, 2022 में पंजाब हार गए। अभी क्यों हार गए? पंजाब के अंदर क्यों हार गए? लेकिन कोई राहुल गांधी से ये सवाल, जो वो वहां पत्रकार बैठे रहते हैं आगे वाली लाइन में, वो पलट के पूछते नहीं कि बॉस आप जो बोल रहे हो ये जरा इसका जवाब दो। सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी हार की वजह जो है उसको स्वीकार नहीं करना है। आपको यह स्वीकार नहीं करना है कि जब महंगाई 8% पे थी तब हम विदेश घूम रहे थे, और जब 7% पे आ गई और ईडी हमारे घर पर आने लगी या ईडी हमसे पूछताछ करने लगी तब हम निकले हैं महंगाई के नाम पर प्रदर्शन करने। ये लोगों के साथ जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हम, इसलिए हार रहे हैं। तो आप पूरे सिस्टम को, मीडिया, कोर्ट, अदालत, इलेक्शन कमीशन, सबको बोल दो कि सब हो गए हाईजैक। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले और राहुल गांधी को 11 करोड़ 94 लाख। जो सिस्टम हाईजैक किए रहेगा वो 11 करोड़ भी आपके लिए छोड़ेगा क्या? लेकिन इस देश में चल रहा है ये ऐसी बातें हैं। बहुत सारे फर्जी फैक्ट चेकर भी घूम रहे हैं जिन पे हंगामा बहुत होता है कि ये फैक्ट चेकर को अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसको ऐसा कर दिया, उसको वैसा कर दिया। कोई पूछे उन लोगों से जाके कि इसका फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? महंगाई पर आजकल बहुत बात हो रही है। विपक्षी दल महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिलता है तो विपक्षी नेता महंगाई और दूसरे मुद्दों पर संसद में वो फैक्ट्स रखते हैं जो सच से दूर है। पाठशाला में अब ऐसे ही बातों का जरा फैक्ट चेक करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, जो आपको याद होगा एक जमाने में क्विज कॉन्टेस्ट खिलाया करते थे। उन्होंने राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार 2/3 सेस और सरचार्ज वसूलती है, जो बहुत ज्यादा है। एक बार सुन लीजिए उनको, फिर आगे फैक्ट चेक करेंगे। Now, 10 years ago, when cess was collected by the government, of the total cess and surcharge collected, 10% was cess and surcharge. 10 years ago. Now that number has gone from 10 to 20%. That means the central government is sucking from the states. Instead of 10, 20%, that figure is 4.81 lakh crores. So my first one to the finance minister who will respond is, you are doing this, and you are doing this for all. For petroleum products, don't talk about petroleum products. 2/3 of the cess, of the total taxes, cess and surcharge is collected by the center. डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि केंद्र सरकार निचोड़ रही है।
जरा देखते हैं फैक्ट्स क्या कहते हैं। 2013 से 2014 तक, 2013-14 से लेकर 2022-23 तक यह बजट अनुमान था। केंद्र सरकार ने, केंद्र ने 3,77,000 करोड़ का सेस कलेक्ट किया, 3.77 लाख करोड़ का। सिर्फ सेस की बात कर रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। सेस कलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन इसी बीच केंद्र ने राज्यों को कितना दिया, आपको यह पता है? 3,93,000 करोड़ रुपए ये राज्यों को दिया केंद्र ने। यानी कुल इकट्ठा किए गए सेस से, ये जो सेस इकट्ठा किया, इससे भी 16,000 करोड़ ज्यादा है। पहला आंकड़ा तो यह कहता है कि जो पैसा आया उससे कहीं ज्यादा तो राज्यों को दिया। अब जरा देखते हैं कि यह पैसा जो इसके अलावा भी आया और दूसरी चीजें भी आई, क्या वो सिर्फ लेकर रख ली गई क्या जेब के अंदर? आंकड़ा दिखाता हूं। 2014 से 2022 नरेंद्र मोदी सरकार डेवलपमेंट यानी विकास पर जो खर्च किया, वो खर्च किया नरेंद्र मोदी सरकार ने 90,90,000 करोड़ रुपए। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया, 90 लाख करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट पर पैसा लगाया। यह है मोदी सरकार 2014 से 2022। अब जरा आपको मनमोहन सरकार की बताता हूं। मनमोहन सरकार, इन्होंने 2004 से लेकर 2014 के बीच डेवलपमेंट पर कितना खर्च किया? 49 लाख करोड़ रुपए, 49.2 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, टैक्स लिया तो चिल्लाते हैं लोग, पर वो टैक्स ऑलमोस्ट 40% एक्स्ट्रा विकास के कामों पर खर्च हो रहा है, विकास के प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो रहा है। 40% ज्यादा है यूपीए के जमाने से, 40%। लेकिन यह बात डेरेक ओब्रायन ने नहीं बताई। राज्यों को कितना दिया यह नहीं बताई, क्योंकि जब संसद में बोलना है तो कुछ तो रखना होगा ना। इसी तरह से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जीएसटी गरीब शोषण टैक्स, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे जीएसटी से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। यानी महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। महंगाई बढ़ी, चीज महंगी हो गई तो ज्यादा टैक्स आ रहा है। यह राघव चड्ढा ने कहा। इसी वजह से सरकार जीएसटी रेट कम नहीं कर रही है। पहले राघव चड्ढा को सुन लीजिए। जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, यह टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी, वो 150 रुपए की होती है, तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। राघव चड्ढा जी न सिर्फ सांसद हैं बल्कि सीए भी हैं। तो जब वो बोलते हैं तो लोगों को विश्वास होता है कि ये आंकड़ों के बारे में सही बोल रहे हो, कि महंगाई बढ़ गई, 100 रुपए की चीज 150 में बिक रही है, तो भाई ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। लेकिन महंगाई और जीएसटी का जो संबंध राघव चड्ढा जी ने बताया वो कितना सही है, जरा इसको समझिए। अर्थशास्त्र का सीधा नियम यह कहता है कि महंगाई अगर बढ़ती है, यानी अगर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई गई ऊपर, तो टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन ये जाता है नीचे। राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि टैक्स कलेक्शन जाता है नीचे, क्योंकि महंगाई बढ़ने में जो चीजें महंगी हो जाती हैं
लोग उसको कम खरीदते हैं सर। आप कह रहे हैं 100 रुपया की चीज 150 रुपए हो गई तो 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो वहां टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। लेकिन जब 100 रुपए की चीज 150 हो गई तो 10 लोगों की जगह 5 लोग ही खरीदेंगे, तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बनेगी। यानी अगर 100 रुपए की चीज बिक रही थी 100 रुपए की और ग्राहक 10 थे, इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 रुपया की कमाई हो रही थी और इस पर टैक्स मिल रहा था। अब चीज हो गई 150 रुपए की और अब चूंकि 5 लोगों के पास पैसा नहीं है और वो 5 ही लोग मान लीजिए इसको खरीद रहे हैं, तो आपका कलेक्शन 750 रुपए का हुआ। तो कहां 1000 रुपए पे टैक्स आ रहा था, कहां 750 रुपए पर आ रहा है। इसलिए अर्थशास्त्र यह कहता है सर कि जब महंगाई जाती है ऊपर तो टैक्स कलेक्शन आता है नीचे, क्योंकि लोगों की खपत कम हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा कहता है, देश का जीएसटी कलेक्शन जुलाई का आंकड़ा कहता है कि देश में 1,49,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है। सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है ये सर। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह रिलेशन है तो महंगाई अभी उतनी नहीं बढ़ी कि लोगों की खपत पर असर पड़े। लोग अभी भी पैसा निकालकर चीजें खरीद पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई रिकॉर्ड नहीं है या इतनी ऊपर नहीं गई कि उनको पैसा बचाने की सोचना पड़े या वो खरीद ना पाए, इसलिए जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है सर। तो ये है फैक्ट। लेकिन सांसद साहब बोल रहे हैं और सीए हैं तो ठीक ही लगने लगता है लोगों को। अब आपको डीएमके की सांसद कनिमोई जी के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि महंगाई नहीं बढ़ी, जबकि खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जी, फल, चावल आदि के दाम बहुत बढ़ गए हैं। देश के करीब 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए बाध्य हो गए हैं। देश में केवल कुछ लोगों को लाभ हो रहा है। अगर एक बच्ची को पेंसिल महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है तो महंगाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चाई क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब जीएसटी के रेट रिवाइज हुए तो उसके बाद तमिलनाडु में 21 जुलाई को दही, घी और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए। यानी 20 को रेट रिवाइज हुए और 21 को वहां बढ़ाए गए। लेकिन जिस डेयरी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगा, उसमें 5% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई। यह तमिलनाडु का बता रहा हूं, जहां से कनिमोई जी आती हैं। जैसे तमिलनाडु में जो 100 ग्राम दही है, जो 10 रुपए का था, वो 12 रुपए का हो गया, यानी 20% दाम बढ़ा। जीएसटी बढ़ा 5% और तमिलनाडु में दाम बढ़ गया 20%। 200 ग्राम दही जो 25 रुपए का था वो 28 रुपए का हो गया, यानी 12% दाम बढ़ गया। 1 किलोग्राम दही जो 100 रुपए का था वो 120 रुपए का हो गया, जबकि जीएसटी बढ़ने के बाद भी कितने में मिलना चाहिए था? 105 रुपए। मिल कितने में रहा है तमिलनाडु में? 120 रुपए में। क्यों भाई? जीएसटी तो 5% बढ़ी, वहां क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते कि ये 5% बढ़ी हुई चीज का 20% कैसे हो रहा है? इसी तरह से जीएसटी के बहाने तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में महंगाई बढ़ाई जा रही है। इन राज्यों में कई चीजों के दाम जीएसटी दर से भी ज्यादा है। महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार ने दही, पनीर, छाछ, आटा, चावल, लाई, चूरा, बताया जैसी चीजों पर भी जीएसटी लगा दी है। बताशा। सच क्या है? जीएसटी से पहले भी दाल, रवा, बेसन सब पर वैट लग रहा था। केरल में भी आटा 1 से 5% तक वैट लगता था। झारखंड में मैदा, सूजी, बेसन पर 5% वैट लगता था। महाराष्ट्र में पनीर, दूध, लस्सी पर 6% वैट लगता था। बंगाल में पनीर पर 6% वैट लगता था। जीएसटी से पहले 22 राज्यों में जरूरी चीजों पर वैट लगता था बॉस। और आज वो लोग कह रहे महंगाई बढ़ गई। विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि शमशान घाट पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है और कफन पर 18% जीएसटी। सच्चाई यह है कि किसी धर्म के अंतिम संस्कार पर कोई जीएसटी नहीं है। शवदागृह के निर्माण से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उन पर जीएसटी लगाया गया है ताकि इसे बनाने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। यानी उसको जो वो पैसा लगा रहा है उसमें जो टैक्स लग रहा है उसका फायदा मिल सके, इसलिए जीएसटी लगाया गया है। यहां आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महंगाई के बीच गरीबों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है। अगर आप इसको देखेंगे
कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए, महंगाई नीचे ऐसे हवा में थोड़ी आ रही कि आज महंगाई उठी, चल यार आज 8% पे रहते हैं, नहीं अब मूड ठीक हो गया, अब चलते 7% पे, ऐसे नहीं होता। महंगाई अगर नीचे आ रही है महंगाई की दर, तो उसकी वजह है। इसमें अनाज प्लस खाद प्लस ईंधन, इन पर जो सब्सिडी है, उसमें सब्सिडी खर्च जो है मोदी सरकार ने कितना किया आपको पता है? ताकि जो गरीब है उसको राहत मिल सके, उसको ज्यादा रकम ना चुकानी पड़े, इसके लिए 24,85,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो वो जो आप देख रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि सरकार गरीब को सब्सिडी दे रही है, ताकि उसके पास जो पैसा है उससे वो चीजें खरीद सके। और यूपीए के 10 साल में, उस 10 साल में जो सब्सिडी पे खर्च था वो 13,90,000 करोड़ रुपए था। मतलब 10 साल में 13 लाख 14 लाख करोड़ के करीब खर्च किया गया था गरीबों को सब्सिडी देने पर। नरेंद्र मोदी सरकार के समय करीब 25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी पे खर्च किया गया है, अनाज, खाद और ईंधन पे जो सब्सिडी गरीबों को मिलती है। तो जो लोग कहते हैं अंबानी अडानी को पैसा दे रहे हैं, अंबानी अडानी को पैसा दे रहे हैं, उनके जमाने में गरीब को दिया गया 14 लाख करोड़ के करीब, और जो अंबानी अडानी को सो कॉल्ड पैसा दे रहे हैं वो 25 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं गरीब को सब्सिडी देने पर। यह फैक्ट, यह सच, लेकिन ये आपको कोई बताएगा नहीं। दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि दुनिया के हालात क्या है। अमेरिका में पिछले 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव है बॉस। भारत सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, 7.4% की जीडीपी ग्रोथ है, अभी इसको घटाया गया है, बावजूद इसके दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन में 4,000 बैंक दिवालिया होने के कगार पर है, 4,000 बैंक चीन में दिवालिया हो रहे हैं। बांग्लादेश आईएमएफ से $4.5 अरब का लोन मांग रहा है। पाकिस्तान कह रहा है $7 अरब का लोन दे दो आईएमएफ भाई, देश चलाना है। श्रीलंका आईएमएफ से $3.5 अरब का लोन मांग रहा है, और हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन कुछ लोगों को काले कपड़े पहनकर देश के इस सफेद और उज्जवल भविष्य पर सवाल खड़े कर, क्योंकि कुछ प्रश्नों के जवाब देने का इशारा। सोचिएगा। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। तूफान का तांडव देखिए। सैलाब काल में जिंदगी की जद्दोजहद का हाल है ये। उफान के बीच जिंदगी है तो उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले की हैं, जहां तूफान के बीच 2 लोगों की जिंदगी फंसी है। सैलाब के बीच एनडीआरएफ की टीम है और दूसरे छोर पर रस्सियों का सहारा। सैलाब की धार इतनी तेज है कि पार पाना आसान नहीं। रस्सियों के सहारे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नदी में पानी इतना ज्यादा है कि इन लोगों की सांस हलक में अटकी थी। इनके पानी के बीच फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू रेंजर्स और एसडीआरएफ ने इन्हें बचाने का बीड़ा उठाया। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पानी की उफनाती लहरों के बीच लाइफ जैकेट्स पहनकर रेस्क्यू रेंजर्स कैसे इन्हें बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। उधर रेस्क्यू टीम बड़ी मुश्किल से पानी में फंसे लोगों तक पहुंची, उन्हें अपनी लाइफ बोट में बिठाया और पूरी एहतियात से रेस्क्यू किया गया। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही केरल में भारी बारिश हो रही है। कोच्चि में अलुवा महादेव मंदिर पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आधा जलमग्न हो गया है। भारी बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से पेरियार नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। केरल के 3 जिलों के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की वजह से राज्य में बहने वाली नदियां उफान पर हैं।
केरल के कोट्टयम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन अलर्ट पर है। भारी बारिश के बाद केरल के पत्तनतिट्टा जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबरीमाला मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को इलाका खाली करने को कहा गया है। केरल के त्रिशूर में मूसलाधार बारिश से चलाकुडू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। दक्षिण भारत में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग तो बेहाल हैं ही, अब बारिश और बाढ़ की चपेट में भगवान भी आ गए हैं। जी हां, तस्वीरें बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात की गवाही खुद ब खुद दे रही हैं। यहां भारी बारिश के बाद अलुआ शिव मंदिर पानी में आधा से ज्यादा डूब गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे नदी परिसर में बने नंदी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। उनसे कुछ आगे ही एक टेम्पो भी बाढ़ के पानी में आधा डूब चुका है। मंदिर के अंदर बने दीपक तक बाढ़ का पानी चढ़ाया है, जिसमें अलुआ शिव मंदिर भी पूरा डूब चुका है। मंदिर परिसर में बनी यक्षिणी की ये मूर्ति भी बाढ़ से संघर्ष कर रही है। हालांकि मूर्ति के चबूतरे तक ही पानी अभी पहुंचा है। आसपास के इलाकों में बने घरों को भी बाढ़ ने नहीं बख्शा है। बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आया, पानी ने उसे जल समाधि दे दी।